दोस्तों जय हिंद जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल गुरुजी में। थर्मोडायनेमिक साइकिल्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है स्टर्लिंग साइकिल। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कार्नोट साइकिल को स्टडी किया था, जो कि एक टोटली थियोरेटिकल साइकिल था जिसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, कार्नोट साइकिल के अंदर हमने 4 प्रोसेस जो पढ़ी थी, उसमें 2 प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 प्रोसेस हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थी। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है स्टर्लिंग साइकिल, इसके अंदर जो हम 4 प्रोसेसेस को पढ़ेंगे उसमें 2 प्रोसेस हमारी होंगी आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है दोस्तों, और 2 प्रोसेस हमारी क्या होंगी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे जो स्टर्लिंग ने जो इंजन डिवाइस किया, ठीक है, उसको एक्सटर्नल सोर्स से हीट प्रोवाइड की, और हीट प्रोवाइड होने से क्या हुआ, जो हमारी mkg ऑफ एयर, ठीक है दोस्तों, जो हम mkg ऑफ एयर मान के चलते हैं, उसकी जो स्टार्टिंग कंडीशन थी दैट इज प्रेशर P1, टेम्परेचर T1 एंड वॉल्यूम V1। तो जब एयर को हमने हीट दी तो एयर ने क्या किया, एक्सपेंशन शुरू किया। ठीक है दोस्तों, एयर एक्सपेंड होनी शुरू हुई। अब एक्सपेंशन के साथ साथ क्या होगा दोस्तों, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यह एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो इसलिए जो हमारा टेम्परेचर है फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 क्या रहेगा दोस्तों, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू T2। आप साथ साथ PV और TS डायग्राम को स्टडी करते चलिए। फर्स्ट प्रोसेस क्या हुई हमारी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पिस्टन सिलेंडर जो हमारा अरेंजमेंट था उसको बाहर से हमने हीट दी, हीटिंग के कारण क्या हुई, एयर एक्सपेंड होनी शुरू हुई। तो 1 से पॉइंट 2 पे हमारी क्या हुई, एयर ने हीट एब्जॉर्ब की और एक्सपेंशन शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ कि जब एयर एक्सपेंड हो रही थी, पिस्टन मूव कर रहा था, तो फिर क्या किया, एक रीजनरेटर इंट्रोड्यूस कर दिया गया। रीजनरेटर ने क्या किया दोस्तों, यहां पर हमने एक रीजनरेटर लगा दिया प्रोसेस 2 to 3 में, जिससे क्या हुआ कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, एक्सपेंशन क्या हो गया, एयर का बंद हो गया, और जो हीट बची थी एयर के अंदर वो क्या हो गई, रीजनरेटर में रिजेक्ट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट 2 to 3 क्या हुआ, एक्सपेंशन बंद हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और जो टेम्परेचर था, क्योंकि हीट रिजेक्ट हुई है रीजनरेटर के अंदर, तो जो टेम्परेचर था T2 हमारा वो क्या हो गया, T2 से T3 में। ठीक है, T2 से T3 तक आ गया, यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया है, ड्रॉप हो गया है। जो हमने हीट दी थी एयर को वो क्या हो गई है, रीजनरेटर में रिजेक्ट हो गई है। अब दोस्तों उसके बाद क्या होगा, जो हमारी थर्ड प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब एयर क्या होगी, जब पिस्टन पूरी अपना ट्रैवल कर चुका है, पूरी स्ट्रोक अपनी पिस्टन ट्रैवल कर चुका है, तो उसके बाद क्या होगा, अब पिस्टन फिर से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो दोस्तों अब जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि वॉल्यूम हमारा कम होता रहेगा, तो क्या होगा, कंप्रेशन। और ये कंप्रेशन जो है दोस्तों वो क्या होगा, हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब कंप्रेशन में क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो जो हमारा टेम्परेचर है एट पॉइंट 3 दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर एट पॉइंट 4। 3 to 4 क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है दोस्तों, तो कंप्रेशन में क्या होगा, अब 3 पॉइंट से 4 पॉइंट तक जाते जाते क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस थी दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब उसके अंदर क्या हुआ था, हीट एयर ने एब्जॉर्ब की थी। ठीक है, और जो सेकंड प्रोसेस हुई 2 to 3, उसके अंदर क्या हुई, हीट रीजनरेटर में रिजेक्ट हुई। अब जो थर्ड प्रोसेस है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, साथ साथ टेम्परेचर भी चेंज होता है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो जो हमारा टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। बट वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा दोस्तों, एटमोस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो हमारी प्रोसेस है 3 to 4 वो क्या रहेगी, आइसोथर्मल कंप्रेशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है प्रोसेस 4 to 1। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एयर है उसको हम फिर से क्या करेंगे, हीट करेंगे। जितनी रीजनरेटर के अंदर हीट रिजेक्ट हुई थी दोस्तों, अब रीजनरेटर क्या करेगा, उस हीट को वापस अप्लाई करेगा एयर को, और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, दैट इज टेम्परेचर T4 से T1 तक, और क्या होगा, साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, और जो हमारी प्रोसेस है वो पूरी तरह से फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता कि जितनी हीट यहाँ पर लूज हुई है प्रोसेस 2 to 3 के दौरान, अब अगर जो हमारा रीजनरेटर है,
ठीक है दोस्तों, जो रीजनरेटर है अगर उसकी एफिशिएंसी 100% है, ठीक है, अगर हम मानते हैं कि जो रीजनरेटर है उसकी एफिशिएंसी क्या है, 100% है, तो क्या होगा कि पूरी की पूरी हीट जितनी एयर ने रिजेक्ट की थी उतनी की उतनी क्या करेगा, यहाँ पर भी क्योंकि एक रीजनरेटर लगा हुआ है तो यहाँ पर पूरी की पूरी हीट वो गेन कर लेगा। ठीक है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। रीजनरेटर की कुछ ना कुछ क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। सपोज इट इज 70% एफिशिएंट, 80% एफिशिएंट, तो उस हिसाब से क्या होता है कि जितनी हीट यहाँ पर रिजेक्ट होती है उतनी हीट यहाँ पर एयर रीजनरेटर से एब्जॉर्व नहीं कर पाती। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। नहीं तो दोस्तों क्या होगा, अगर जितनी हीट हमने एयर को दी थी स्टार्टिंग में, तो सपोज उसने यहाँ पर हीट रिजेक्ट की है और उतनी ही हीट अगर एयर गेन कर ले तो क्या होगा, इंजन चलता रहेगा ऑटोमेटिकली, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए जो हमने 4 प्रोसेसेस की बात की है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग, आइसोथर्मल कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग। अब हम क्या करेंगे, इन सभी प्रोसेसेस के केस में वर्क डन को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस है 1 to 2, उसके दौरान जो वर्क हुआ, प्रोसेस 1 to 2 में दोस्तों क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, क्योंकि जो हमारी प्रोसेस 1 to 2 है वो क्या है, हमारे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, तो हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू जितना आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क हुआ है। तो दोस्तों जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसके अंदर अगर हम प्रोसेस 1 to 2 की बात करते हैं तो हमारा जो वर्क डन का फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, P1V1 log E V2 बाय V1। ठीक है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो कितनी होगी हमारे पास, P1V1 log E V2 बाय V1। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी प्रोसेस, जो हमारी हीट एब्जॉर्प्शन है ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2। ठीक है दोस्तों, हीट एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग प्रोसेस 1 to 2। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी सेकंड प्रोसेस है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, अब जो हीट एब्जॉर्ब की है सेकंड प्रोसेस में दोस्तों क्या था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कूलिंग हुई थी, यानी कि कूलिंग का मतलब दोस्तों क्या है कि हीट के क्या हुआ है, रिजेक्शन हुआ है। तो जो हमारी सेकंड प्रोसेस थी दैट इज प्रोसेस 2 to 3, उसके अंदर देखिए दोस्तों क्या होगा, हीट रिजेक्शन इन केस ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो दोस्तों क्या हो जाएगी, मास इनटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। तो दोस्तों देखिए आप टीएस डायग्राम को देखिए, कुछ इस टाइप से हमारा टीएस डायग्राम बना था 1 2 3 4। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस देखिए दोस्तों क्या आया है, T2 से T3। तो क्या हो जाएगी हीट रिजेक्शन, CV T2 माइनस T3। ठीक है दोस्तों, और हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा T2 है टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर T1 और T3 किसके इक्वल है, T4 के इक्वल। तो आप इसको T1 या T4 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मास इंटू CV T1 माइनस T3 लिख लीजिए या T4 लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास वो क्या है, जो थर्ड प्रोसेस है वो क्या है हमारे पास, आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के दौरान दोस्तों क्या होता है, कंप्रेसर के दौरान हीट जनरेट होगी, और क्योंकि आइसोथर्मल रखना है प्रोसेस को तो क्या होगी, वो हीट पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उस केस में जो हीट रिजेक्शन हुई है दैट इज प्रोसेस 3 to 4। 3 to 4 के दौरान जो हीट रिजेक्ट हुई है वो हमारी क्या होगी, P3V3 log E V3 डिवाइड बाय V4। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कार्नोट साइकिल का जब डेरिवेशन कराया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हीट आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान वर्क डन क्या होता है, तो आप दोस्तों मेरा जो पिछले वीडियो हैं जिसके अंदर मैंने आपको आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, सभी प्रोसेसेस के अंदर वर्क को ड्राइव करना सिखाया था, तो आप वो वीडियो देखकर जो वर्क डन है वहां से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि ये वर्क डन कहाँ से आया है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिए, क्योंकि दोस्तों वो जो वीडियो है उनको जो आप एक बार देख लोगे कि आप आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क कैसे निकलता है,
या वर्क क्या होता है, एडियाबैटिक में क्या होता है। तो आपको थ्रू आउट द कोर्स आप जितने भी साइकिल पढ़ोगे, हर एक साइकिल में दोस्तों इसका डेरिवेशन करके दिखा पाना या कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, और ना ही एग्जाम के लिए वो कोई जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीजों को आप एक बार ड्राइव कर लोगे अलग से तो ये आपको याद रहेगा। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब जब थर्ड प्रोसेस कंप्लीट हुई आइसोथर्मल, उसके बाद क्या हुआ, रीजनरेटर इंट्रोड्यूस हुआ। और रीजनरेटर ने में जो प्रोसेस 2 to 3 के दौरान हीट रिजेक्ट हुई थी, वो पूरी की पूरी हीट क्या होगी, अब हीट एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग प्रोसेस 4 to 1। ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, तो मास इंटू सीवी, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों, T1 माइनस T4। ठीक है, T1 माइनस T4, और यू कैन से T4 इज इक्वल टू T3। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेट इफेक्ट क्या रहेगा। जो हीट रीजनरेटर में रिजेक्ट हुई थी, ठीक है, दैट इज मास इंटू सीवी T1 माइनस T3, उतनी ही हीट क्या हुई है ड्यूरिंग द प्रोसेस 4 to 1 एब्जॉर्ब हुई है। जितनी हीट रिजेक्ट हुई थी उतनी हीट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। तो दोस्तों जो नेट इफेक्ट है, ठीक है, वो प्रोसेस दिस एंड दिस, वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। यानी प्रोसेस 2 to 3 जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई थी या रिजेक्ट हुई थी, उतनी ही 4 to 1 के दौरान क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो गई है। तो इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों अब जो हम वर्क निकाल लेंगे, ठीक है, टोटल साइकिल का वर्क, अब वो क्या हो जाएगा, जितनी हमारे पास हीट एब्जॉर्ब हुई है माइनस जितनी हीट क्या हुई है, रिजेक्ट हुई है। ठीक है, यानी कि प्रोसेस Q1 to 2 माइनस प्रोसेस Q3 to 4। ठीक है, तो देखिए वर्क डन की हम बात करते हैं, हम वर्क को निकालेंगे। तो वर्क दोस्तों हमारा क्या रहेगा, W इज इक्वल टू जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई थी प्रोसेस 1 to 2 के दौरान, और कितनी हीट रिजेक्ट हुई है प्रोसेस 3 to 4 के दौरान। ठीक है, तो देखिए P1 V1 log E V2 by V1 माइनस P3 V3 log E V3 डिवाइड बाय V4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों जो V2 by V1 और V3 by V4 है, ये क्या है हमारे पास, एक्सपेंशन रेशो और कंप्रेशन रेशो। तो इनको हम किससे डिनोट करते हैं, R से। तो देखिए P1 V1, अब log E है दोस्तों, अगर मैं इसको log बेस 10 लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2.3 log बेस 10 इंटू R V2 बाय, बिकॉज जो V2 बाय V1 है दैट इज इक्वल टू R, एंड सिमिलरली V3 बाय V4 इक्वल टू R। ठीक है, माइनस 2.3 P3 V3 log R। ठीक है, अब देखिए इसमें से 2.3 log R कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, P1 V1 माइनस P3 V3। और दोस्तों अगर हम PV की जगह टेम्परेचर की फॉर्म में लिखे, क्योंकि आप जानते हो कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है, PV इज इक्वल टू MRT। तो P1 V1 को मैं क्या लिखूंगा, MRT1, और P3 V3 को क्या लिख सकते हैं हम, MRT3। अब MR दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये भी ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो वर्क डन क्या बचेगा, 2.3 log R MRT1 माइनस T3। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ, वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, जितना वर्क हुआ है डिवाइड बाय उसको हम हीट एब्जॉर्ब कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए एफिशिएंसी को लिखते हैं, एफिशिएंसी हमारे पास हो जाएगी वर्क डन डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब। अब हीट एब्जॉर्ब आपको पता है किस प्रोसेस के दौरान हुई थी, प्रोसेस 1 to 2 के दौरान। तो एफिशिएंसी देखिए दोस्तों, एफिशिएंसी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब, वर्क डन डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब। तो वर्क डन मेरे पास क्या आ गया, 2.3 MR log R T1 माइनस T3, और जो हीट एब्जॉर्ब थी दोस्तों वो क्या थी, 2.3
एम आर log T1। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, T1 माइनस T3 डिवाइड बाय T1। ठीक है, तो T1 को T1 से कैंसिल करेंगे तो क्या जाएगा, 1 माइनस T3 डिवाइड बाय T1। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला दोस्तों, इट इज सेम एज ऑफ कार्नोट एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, जो कार्नोट एफिशिएंसी थी बिल्कुल सेम उसके जैसा फॉर्मूला आ गया है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे पास प्रोसेसेस थी वो क्या थी, रिवर्सिबल प्रोसेस थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि रीजनरेटर ने जितनी हीट रीजनरेटर में रिजेक्ट हुई थी उतनी ही एक अगली प्रोसेस के दौरान क्या हो गई, रीजनरेटर से वापस एयर ने गेन कर ली। यानी कि पूरी की पूरी हीट आपकी ऑब्जर्व हो गई है और रिस्टोर हो गई है, और जो साइकिल था आपका कंप्लीट घूमकर वापस वहीं पर आ गया, क्योंकि सारी प्रोसेसेस आपकी क्या है, रिवर्सिबल है। तो दोस्तों अगर इंजन के अंदर रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं सभी, तो सब इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, सेम रहेगी। ठीक है, ऑल द इंजन हैविंग रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैविंग द सेम एफिशिएंसी, ये बात आप नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम जो रीजनरेटर है, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या कर नहीं पाता, जितनी हीट उसको मिली थी, जितनी उसने एयर से एब्जॉर्व की थी या एयर ने उसको रिजेक्ट की थी ड्यूरिंग प्रोसेस, जो हमारी फर्स्ट आइसोथर्मल जो हमारी फर्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग प्रोसेस थी, अगर वो पूरी की पूरी हीट गेन नहीं कर पाता, उसकी कुछ एफिशिएंसी रहती है रीजनरेटर की। ठीक है, सपोज हम रीजनरेटर की एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं एफिशिएंसी आर से। ठीक है, अगर रीजनरेटर की कुछ एफिशिएंसी रहती है तो जो हमारा फॉर्मूला है, देखिए दोस्तों ये क्या था, हीट एब्जॉर्ब। अब जो हीट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, तो और कहां से हीट एब्जॉर्ब हुई, आपकी जो प्रोसेस हमारी 4-to-1 प्रोसेस थी, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग जो प्रोसेस थी, उसमें भी क्या हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो दोस्तों फिर हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या हम डायरेक्ट एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2.3 mR log R। वर्क डन तो दोस्तों यही रहेगा। ठीक है, वर्क डन तो यही रहेगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो हमारी हीट एब्जॉर्ब्ड है, हीट एब्जॉर्ब दोस्तों क्या हो जाएगी, 2.3 mR log R T1 प्लस जो हीट प्रोसेस, यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं, प्रोसेस 4-to-1 के दौरान MCV T1 माइनस T3 या T4, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस था। तो ये जो हमारे पास हीट एब्जॉर्ब हुई थी, ठीक है दोस्तों, ये हीट भी क्या हो जाएगी, अगर तो देखिए दोस्तों अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर कुछ एफिशिएंसी है तो 1 माइनस एफिशिएंसी। अब देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास रीजनरेटर क्या है, 100% एफिशिएंट है। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल हीट थी, एक्सटर्नल हीट की बात कर रहा हूं, ना कि हीट फ्रॉम द एयर, तो जो एक्सटर्नल हीट थी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो 1 माइनस 1 0, और ये पूरी हीट जो बाहर से एब्जॉर्ब होनी थी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि जितनी प्रोसेस 2 to 3 के दौरान, ठीक है, प्रोसेस 2 to 3 के दौरान जितनी हीट एयर ने रिजेक्ट की थी उतनी ही हीट क्या कर ली है, एयर ने रीजनरेटर से गेन कर ली है। तो बाहर से हमें कोई हीट सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। अब हीट सप्लाइड आप फर्स्ट प्रोसेस में तो दे ही रहे हैं हम, ठीक है, बट रीजनरेटर की अगर कुछ एफिशिएंसी है, ठीक है, 100% एफिशिएंट नहीं है, तो ये हीट सप्लाइड नीचे भी, यहाँ पर भी हीट सप्लाई के साथ ऐड हो जाएगी, T1 माइनस T3 इंटू 1 माइनस एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, अब अभी मैंने आपको बताया कि अगर एफिशिएंसी 100% हो जाती है तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा एफिशिएंसी की जगह, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, होल फैक्टर। इफ एफिशिएंसी इज 100% देन दिस बिकम 0। ठीक है, तो फिर से आपका जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो क्या रह जाएगा, यही रह जाएगा, सेम एज इट इज। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा स्टर्लिंग साइकिल। स्टर्लिंग साइकिल के अंदर आपने देखा 4 प्रोसेसेस, जिसमें 2 हमारे पास आइसोथर्मल और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस थी। ठीक है दोस्तों, उससे हमने क्या किया, एफिशिएंसी का और वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है दोस्तों, और अगर एफिशिएंसी कुछ रीजनरेटर की रहती है,
सॉरी इसको हम लिखते हैं एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेटर। अगर रीजनरेटर की कुछ एफिशिएंसी रहती है तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो वर्क एफिशिएंसी है, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।